नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी के लिए दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसका मॉडल पेपर होगा दोस्तों आज 18। जी हाँ दोस्तों, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं पर्यावरण से। ठीक है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 क्वेश्चन प्लस ईवीएस से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। आपकी तैयारी जो है दोस्तों वो जोर शोर से चलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। पहला प्रश्न दोस्तों आज का कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का जो स्थानांतरण है वो कैसा हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए हमने इसे इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में जो सीखना का स्थानांतरण होता है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो कैसा हो सकता है। आपको बताना है सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या सभी। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का जो स्थानांतरण है, ठीक है, वो कैसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों ही आपके सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण जो है सीखने का हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है। डीवी के द्वारा दिया गया है, रॉस्ट के द्वारा, क्रूज के द्वारा या गिलफोर्ड के द्वारा। आपको बताना है दोस्तों कि जो उपरोक्त कथन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कथन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, रॉस्ट के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, रॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन दोस्तों, ये कथन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है कि किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का या ड्रेवलर का। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है यह कथन किसका है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, क्रो एवं क्रो के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, क्रो एवं क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लायक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, अगर उसे सहानुभूति के 2 शब्द कहा जाता है तो ये किसके उदाहरण के अंतर्गत आता है। सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है दोस्तों निष्क्रिय सहानुभूति के अंतर्गत। ठीक है, निष्क्रिय सहानुभूति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। अब आपको बताना है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है या सही नहीं है। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के विकास में उपरोक्त में से जो कथन सही नहीं है, पहले तो सही देख लेते हैं। देखिए, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है विकास, यह कथन पूरी तरीके से सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, यह भी कथन सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, देखिए परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, यह कथन जो है निम्न में से सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्नडाइक नियम है। आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा नियम है जो अधिगम का एक मुख्य थार्नडाइक के नियम के अंतर्गत आता है। उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम या मनोवृत्ति का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो अभ्यास का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है वो अधिगम का एक मुख्य थार्नडाइक नियम के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो प्रभावी अधिगम अवरोधक के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है आपका अधिगम परिस्थिति। ठीक है, अधिगम की जो परिस्थिति है वो अधिगम अवरोधक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, समायोजन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि समायोजन के संदर्भ में जो 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह समस्या का समाधान करता है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो दोस्तों आपको सभी को देखिए, इसमें जो यह संतुलन प्रदान करता है, यह भी कथन पूरी तरीके से सत्य है, यह समस्या का समाधान करता है, यह भी सत्य है, और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, यह भी कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह कथन पूर्ण तरीके से गलत है, क्योंकि समायोजन जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन करता है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। आपको बताना दोस्तों कि निर्मितवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है जो गलत है। दोस्तों देखिए, नवीन ज्ञान का सृजन एवं पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, यह कथन भी सत्य है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन करता है, यह भी कथन सत्य है। और अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, यह भी कथन पूर्ण तरीके से सत्य है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 है कि ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, निर्मितवाद के संदर्भ में यह कथन पूर्ण तरीके से गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या ये सभी? तो दोस्तों समूह विधि द्वारा जो सीखने के उदाहरण के अंतर्गत आता है दोस्तों, वो वाद विवाद विधि भी आता है, कार्यशाला विधि भी आती है और विचार गोष्ठी विधि, ये तीनों ही आपके समूह विधि द्वारा सीखने के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार, विवाद, सूचना या तर्क वितर्क? दोस्तों सभी को पता है कि अगर कक्षा में परस्पर संवाद अगर चल रहा है तो उससे क्या उभर कर आना चाहिए? सभी को पता है दोस्तों, उससे विचार उभर कर आना ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, अदा इकाई, स्मृति भंडारण इकाई या प्रदा इकाई? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसमें जटिल गणनाएं करने की जो क्षमता होती है वो होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। आपको बताना दोस्तों कि अनुदेशन का जो प्रणाली उपागम होता है वो बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित, समस्या केंद्रित या कक्ष केंद्रित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको कि अनुदेशन का जो प्रणाली उपागम होता है वो कैसा होता है? वो होता है दोस्तों समस्या केंद्रित होता है। ठीक है, कैसा होता है? समस्या केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मध्य किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या शैशव अवस्था? तो दोस्तों विद्रोह की जो भावना की प्रकृति है वो किस अवस्था से संबंधित होती है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये होती है आपकी मध्य किशोरावस्था से संबंधित होती है। किससे होती है दोस्तों? मध्य किशोरावस्था से संबंधित होती है विद्रोह की भावना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात तथा अर्जित, स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण या अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? तो दोस्तों अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, वो जन्मजात तथा अर्जित होता है। कैसा होता है? जन्मजात तथा अर्जित होता है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद या संबंधवाद? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से वह कौन सा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो कौन सा मत है। वो है दोस्तों आपका गेस्टाल्टवाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखिएगा कि वह कौन सा मत है। गेस्टाल्टवाद मत जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन है जिसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। लेव, व्यगोत्स्की, लॉरेंस,
कोहलबर्ग, जीन पियाजे या स्किनर? तो वो हैं दोस्तों आपके व्यगोत्स्की। किसने है माना है? ले व्यगोत्स्की ने माना है कि बच्चों के जो अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। आपको बताना है दोस्तों कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें बच्चे के सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमान को सीखने की संभावना किस पर निर्भर करती है? बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, बच्चे के घर के पास स्थित मंदिर पर, बच्चे के सभी समूह पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सभी को पता है कि यह किस पर निर्भर करती है? बच्चे के सभी समूह पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। आपके अनुसार शिक्षण का स्वरूप है एक अंतः प्रक्रिया मात्र, सीखने में सहायक प्रक्रिया, एक परिपक्व एवं दूसरे परिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, या ये सभी? तो दोस्तों आपके अनुसार जो शिक्षण का जो स्वरूप है वो शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए दोस्तों? वो होना चाहिए सभी। एक अंतः प्रक्रिया भी होनी चाहिए, सीखने में सहायक प्रक्रिया भी होनी चाहिए, और एक परिपक्व एवं दूसरे परिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध भी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण का स्वरूप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है भूगोल के सिद्धांत पर, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, बच्चों के सामाजिकरण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है? आप सभी को पता होना चाहिए, बच्चों के सामाजिकरण में। ठीक है, बच्चों के सामाजिकरण से जो होती है हेतु मूल रूप से आधारित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर का, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है रॉश का, डमविल का, मन का, या मैकडूगल का? तो दोस्तों उपरोक्त कथन जो है यह है दोस्तों रॉश का, कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन दिया गया दोस्तों रॉश के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण कारकों को महत्व देता है? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि वह कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण कारकों को महत्व देता है। याद रखिएगा दोस्तों, पता होना चाहिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण कारकों को महत्व देता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गतिक सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत? तो दोस्तों वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है? वो है दोस्तों आपका विकास की गति का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? विकास की। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, इसलिए हमने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 24 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बच्चे के विकास का निर्माण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग शाब्दिक अर्थ है तीव्र गति का, क्रोधावस्था का, भावना का, या उत्तेजित दशा का? दोस्तों किसी भी बच्चे के विकास के निर्माण में, ठीक है, संवेग एक महत्वपूर्ण कारक होता है। संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, उत्तेजित दशा। क्या होता है? संवेग का उत्तेजित दशा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी को पता है कि अनुवांशिकता के जो मूल संवाहक है वो कौन माने जाते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन्स माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। आपको बताना है दोस्तों कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसे ग्रहण करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, या 18 से 24 वर्ष? तो दोस्तों सभी को पता है आयु कितनी होनी चाहिए पूर्व प्राथमिक अवस्था की? वो होनी चाहिए दोस्तों 2 से 6 वर्ष। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष जो है वो ऐसी आयु है या उपयुक्त आयु है पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने दोस्तों इसको मॉडल पेपर में भी रखा है। इससे पहले कि मॉडल पेपर में भी शायद ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यह कथन किसका है? पियाजे का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक है, आपको बताना है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो डॉक्टर एस जलोटा है, इन्हें कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो डॉक्टर जलोटा ने जो परीक्षण जो प्रतिपादित किया है वो कौन सा परीक्षण है, वो है दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन सा परीक्षण है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि इनमें से किनका नाम जो है वो सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एवं क्रो, रॉस, गॉल्टन या वुडवर्थ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसका नाम जुड़ा हुआ है, गॉल्टन का। ठीक है, किसका हुआ है, गॉल्टन का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, युंग, क्रेशमर, कैनन या स्प्रेंजर ने। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसने की है, क्रेशमर ने की है। ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बाल विकास के 30 क्वेश्चन के बाद अब देख लेते हैं पर्यावरण के मोस्ट टाइम पे 30 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि वायुमंडल में उपस्थित जो परतें हैं उनमें से सबसे ठंडी कौन सी है। मध्यम मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो मध्यम मंडल है, ठीक है, जो मध्यम मंडल है वो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों भारत में जो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो विद्युत उत्पाद का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है दोस्तों जल विद्युत। कौन सा है, जल विद्युत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तमिलनाडु, गुजरात, अंडमान द्वीप या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा राज्य है दोस्तों, वो तमिलनाडु है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना दोस्तों कि जो समुद्री शैवाल है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या लोहे का। तो दोस्तों जो समुद्री शैवाल होता है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, याद रखिएगा ये माना जाता है दोस्तों आयोडीन का। इसका माना जाता है, आयोडीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर क्वेश्चन है, नदी मुहानों के लक्षण है। आपको बताना है दोस्तों कि नदी मुहानों के लक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक है, ताजा एवं खारा जल, समृद्ध एवं जल विविधता, अधिक उत्पादकता या ये सभी। तो दोस्तों नदी मुहानों के लक्षण के अंतर्गत आपका ताजा एवं खारा जल भी आता है, इसका लक्षण है। ठीक है, समृद्ध एवं जल विविधता भी नदी मुहानों के लक्षण के अंतर्गत आता है और अधिक उत्पादकता भी, ये तीनों ही आपके नदी मुहानों के लक्षण है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, पृष्ठीय ताप पर, घनत्व पर या त्रिज्या पर। दोस्तों एक नक्षत्र का जो रंग होता है वह उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करता है, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, काले वन पाए जाते हैं। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको अगर ईवीएस का क्वेश्चन, अगर ईवीएस के पोर्शन में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है कि जो काले वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रांस, भारत, चीन या जर्मनी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो काले वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं। अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा। तो दोस्तों जो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठी सिनेमा के द्वारा जो पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है दोस्तों अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। 39 नंबर क्वेश्चन है,
दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या उपरोक्त तो सभी है। तो दोस्तों सभी को पता है कि जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? वजन, दूरी, ताप या आकार? तो दोस्तों जो तारे का जो वर्ण या रंग होता है वो किसका सूचक होता है? दोस्तों ताप का। ठीक है, किसका सूचक होता है? ताप का सूचक होता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि घटकों के बीच, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा सभी भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, या किसके अंतर्गत, या जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है वो दोस्तों कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना है किसके अंतर्गत किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी या बर्नार्ड? तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का जो सबसे निकटतम तारा माना जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन को रट लेना है, वो है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन मोक, बिग डिपर, अल्फा सेंचुरी या स्मॉल बियर के नाम से? तो दोस्तों जो तारामंडल में जो सप्तऋषि होता है उसे जो पश्चिम में निवास करने वाले जो होते हैं या पश्चिम निवासी जो हैं वो किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, वो जानते हैं बिग डिपर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिग डिपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? कैट स्टार, फॉक्स स्टार, लायन स्टार या डॉग स्टार? तो दोस्तों जो सौरमंडल के बाहर जो साइरस नामक जो चमकीला तारा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो दोस्तों आपको जो नीचे 4 राज्य दिए हुए हैं जिनमें से एक राज्य ऐसा है जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। ठीक है, जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। बाकी गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र तीनों की ही समुद्री सीमाएं हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? एटीपी द्वारा, एसटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा या डब्ल्यूपीएल के द्वारा? तो दोस्तों किसी भी नदी के प्रदूषण के जो स्तर की जो माप है वो बीओडी के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा की जाती है? बीओडी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं? क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोरोना या ट्रोपोस्फियर? तो दोस्तों सूर्य का जो चमकीला भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, वो जाना जाता है दोस्तों फोटोस्फियर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? फोटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा कि सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मूंग की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह या अंडमान द्वीप समूह? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मूंग की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से जिसे समुद्री पार्क घोषित किया, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, किसे किया है? कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? आपको बताना है दोस्तों कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? वो लेता है दोस्तों टोटल 8 मिनट। ठीक है, कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सागर तली में पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि सागर की तली में जो पाए जाने वाले पादप तथा प्राणी होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बेंथस, प्लैंकटन, नेक्टन या नेक्टर? तो दोस्तों उन्हें बेंथस के नाम से जाना जाता है। तो समुद्र तल या सागर की तली में जो पाए जाते हैं ना पादप और प्राणियाँ, उनको बेंथस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। दोस्तों काफ़ी लोग को डाउट होता है पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व में। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है ना, काफ़ी टाइम आप लोग पूर्व से पश्चिम करके आ जाते हो एग्जाम में, बट इसका आंसर क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम से पूर्व। 53 नंबर क्वेश्चन है, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होती है, उसमें अधिक जल होता है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, या मिट्टी कठोर होती है। तो दोस्तों कार्यकीय रूप से जो शुष्क मिट्टी की जो विशेषता होती है वो होती है दोस्तों कि इसमें मिट्टी में जो लवण की सांद्रता होती है वो अधिक होती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है कार्यकीय रूप से? कि मिट्टी में जो है वो लवण सांद्रता अत्यधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जरूर पूछा जाता है एग्जाम में पर्यावरण के पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब आपका चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है तब क्या हो जाता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है? रेड डाटा बुक, श्वेत डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए जो IUCN के द्वारा जो पुस्तक तैयार की गई है वो है दोस्तों आपकी रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक तैयार की गई है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों एग्जाम के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपट्टी का आधा भाग किस खनिज का बना हुआ है? फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, माइका या एम्फीबॉल। तो दोस्तों किसका बना हुआ है? भूपरपट्टी, जो पृथ्वी की परपट्टी का जो आधा भाग है वो फेल्डस्पार से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है कोणधारी वनों से, पतझड़ वनों से, अयनवतीय मानसून वनों से, या अयनवतीय सदाबहार वनों से। तो दोस्तों आपको बताना है कि वह जो एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो हैं वो किससे संबंधित है? ये हैं दोस्तों अयनवतीय सदाबहार वनों से। ठीक है, किससे है? अयनवतीय सदाबहार वनों से संबंधित है एबोनी तथा महोगनी वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 58 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों सभी को पता है कि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? उत्पादकता, परतों का अलगाव, ऊर्जा प्रवाह या अपघटन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है, देखिए उत्पादकता, ऊर्जा का प्रवाह और अपघटन, ये तीनों ही आपके इसके एक कार्यात्मक इकाई है। किसके? पारिस्थितिक तंत्र के। जो परतों का जो अलगाव है वो इसके एक कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, परतों का अलगाव। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पूर्वी घाट, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों भारत में जो जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे धनी स्थान है वह है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके इस मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।